हमारे साथ जितेंद्र झा जुड़ गए हैं, नेपाल से ताल्लुक रखने वाले सीनियर जर्नलिस्ट इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। जितेंद्र जी, इस वक्त क्या तस्वीर और जिस तरीके से अब ये आंदोलन जो है वो उग्र हो चुका है, हिंसात्मक हो चुका है। पहले पथराव पत्थरबाजी हो रही थी, अब देखिए आगजनी हो रही है और ऐसा लग रहा है कि अब तो कई घरों को निशाना भी बनाया जा चुका है। एयरपोर्ट को बंद कर दिया गया है, ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने कह दिया है सड़क यातायात को पूरी तरह से बाधित कर दिया गया है। 6 बजे सर्वदलीय बैठक होनी है, अब क्या हल निकलता दिख रहा है? हाँ दिव्या जी, जैसा आपने कहा कि ये आंदोलन जो है इस तरफ आगे बढ़ा है कि ये नियंत्रण से बाहर की अवस्था में जा रहा है। भ्रष्टाचार और जो राजनीतिक निर्णय हो रहा था नेपाल में, उसके जो विरुद्ध में थे जो युवा, उन्होंने ये सोशल मीडिया साइट बंद होने के बाद, सोशल नेटवर्किंग साइट्स बंद होने के बाद अपना गुस्सा दिखाया, प्रदर्शन किया। पर कल से जब अभी तक 19 जो जेनजी पुस्ता के हैं प्रदर्शनकारी, वो उनकी मृत्यु हुई है। तो इसके बाद आज जो है जितने भी प्रमुख राजनीतिक नेता हैं नेपाल के, उनके निजी निवास में पथराव हुआ है और आग लगाने की घटना हुआ है। इससे क्या हुआ है कि जो त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल, जिसको त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहते हैं, एयरपोर्ट भी अब बंद करने की स्थिति नौबत आ चुकी है, क्योंकि एयरपोर्ट का इर्द गिर्द के इलाका में भी आग लगाने की घटना हुई है। तो पूरा काठमांडू और काठमांडू जैसे जो महानगर है नेपाल में, वो अभी अस्त व्यस्त की अवस्था में है और इससे एक बहुत बड़ा तनाव का माहौल बना हुआ है देश में कि आगे राजनीति किस ओर जाएगी। इसको केपी शर्मा ओली का के सरकार जो है वो किस तरह से हैंडल करेंगे। कल ही गृह मंत्री रमेश लेखक ने पद से इस्तीफा दे दिया और कई और मिनिस्टर जो हैं वो इस्तीफा देने के लिए तैयार हैं और इस्तीफा दे रहे हैं, ऐसी जानकारी आ रही है। तो अभी जो है स्थिति तनावपूर्ण बना हुआ है और चिंताजनक अवस्था बना हुआ है। जितेंद्र जी, दिव्या जी, आपसे चूंकि आप काठमांडू से सीधा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो आप ग्राउंड जीरो पर भी गए होंगे, आपकी बात भी प्रदर्शनकारियों से हुई होगी। अभी जो है वो सुदन गुरंग की तरफ से एक वीडियो मैसेज जारी हुआ है जिसमें उन्होंने साफ तौर पर अपनी जो मांगे हैं वो बता दिया है और अब वो चाहते हैं कि जो मौजूदा सरकार हो, यानी प्रधानमंत्री केपी ओली, वो इस्तीफा दें। मैं जानना चाहूंगी, ये जो 36 साल का नौजवान है, उसकी एक आवाज पर इस तरीके से आंदोलन भड़का और अब ओली सरकार को कहा जा सकता है कि जिसने ओली सरकार को हिला दिया, कौन है ये सुदान गुरु? देखिए, ये जो प्रोटेस्ट हो रहा है अभी, ये किसी एक व्यक्ति या किसी एक संस्था या किसी एक समूह या किसी एक ग्रुप के आयोजन में नहीं हुआ है। ये जब नेपाल सरकार 26 सोशल नेटवर्किंग साइट्स या सोशल प्लेटफॉर्म्स को जब बंद करने का निर्णय लेती है, तो उसके बाद जो है जो युवा वर्ग है, युवा पुस्ता है, जो नए पुस्ता है, जेनजी जिसे कहते हैं, वो जो नए पुस्ता है वो जो है संसद जो है नेपाल का काठमांडू में संसद है, संसद के पास माइती घर मंडला एक जगह है, वहां पर उन लोगों ने आह्वान किया कि हम लोग वहां पर आकर प्रदर्शन करें। तो ये एक सामूहिक एक अभियान है, एक सामूहिक ये प्रदर्शन है। इसमें किसी एक व्यक्ति या किसी एक समूह, किसी एक व्यक्ति का क्लब या कोई संस्था को हम अभी क्रेडिट नहीं दे सकते और किसी को क्रेडिट लेना भी नहीं चाहिए। हाँ, ये जरूर है कि उन लोगों की एक समान मांग, कॉमन उन लोगों का एजेंडा ये था कि नेपाल में जो भ्रष्टाचार बढ़ा है, जिसमें राजनीतिक दल के नेता स्वयं संलग्न है और जिन जिन लोगों पे भ्रष्टाचार की कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए थी वो नहीं हुई, उन पर कार्रवाई हो। और जो नेता है जो जितेंद्र जी, पिछले देखिए, इस वर्षों वक्त से जो खबर सामने आ रही है, काठमांडू के कई होटलों को आग के हवाले कर दिया गया है। इस वक्त तो आप काठमांडू से ही लाइव हैं, क्या कुछ तस्वीर है वहां पर, अगर आपके जरिए हम जानना चाहें, और क्या लोग पूरी तरह से घरों में कैद होने पर मजबूर हैं? अभी उन जगहों को निशाना बनाया गया है जिन जगहों पर या तो नेता पहले रहते थे, उनका निजी निवास हुआ करता था, या नेताओं से जो संबंधित है। एक हिल्टन होटल करके एक होटल है, वहां पर आगजनी की गई है। ये हिल्टन होटल का स्टोरी ये है कि जो नेपाली कांग्रेस के सभापति हैं शेर बहादुर देउबा, नेपाली कांग्रेस के जो शेर बहादुर देउबा सभापति हैं और सबसे बड़े पार्टी के प्रमुख मुखिया भी हैं, तो उनके जो बेटे हैं
वो जो है एक कथित रूप से ये खबरें फैली कि उनके जो बेटे हैं ये हिल्टन होटल को खरीदने वाले हैं, उनमें जो है उन लोगों का हम्म। इन्वेस्टमेंट है। तो हिल्टन होटल को इसलिए जो है वहां से जो अभी कुछ समय पहले शेर बहादुर देवबा के निवास से जो लौटे प्रदर्शनकारी, वहां पर आगजनी करके जो वहां से लौटे हुए, तो जो है फिर हिल्टन होटल में पहुंच गए और हिल्टन होटल को भी आग के हवाले कर दिया गया है। तो हम्म। जहां पर पूर्व राष्ट्रपति का निवास था वहां पर भी हुआ है, प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली का जो निजी निजी निवास है वहां पर भी हुआ है, वहां पर एक प्रहरी ऑफिस है वहां पर भी हुआ है। तो जो नेताओं से संबंधित जो जिन जिन जगह है या कोई ऐसी व्यापारिक प्रतिष्ठान है जहां पर उन लोगों का लगानी होने का, इन्वेस्टमेंट होने की जो पहले खबरें आती थी, कितनी अपुष्ट खबरें भी आती थी, तो उन जगहों को भी निशाना बनाया गया है, दिव्या जी। यानी यानी जिस भ्रष्टाचार की लगातार जेंजी बात कर रहा है उन सबको आग के हवाले यहाँ पर करते नजर आ रहे हैं। कहते हैं ना कि जनता सब जानती है, तो वो सब यहाँ पर आज लाइव दिख रहा है। जितेंद्र जी, एक चीज और आपसे जानना चाहूंगी, इस वक्त अगर काठमांडू की बात की जाए या फिर सोशल मीडिया बैन की बात की जाए, तो ये जो प्रदर्शन है ये सिर्फ सोशल मीडिया बैन से शुरू हुआ या जेंजी को और भी कुछ कहा जाए कि विरोध था, उनका विद्रोह था इससे पहले भी? इससे पहले ही प्रचंड सरकार ने टिकटॉक को बहुत पहले बैन करने का निर्णय किया था। उस समय भी बहुत सारे जो नया पुस्ता और जो भी हैं सोशल मीडिया साइट से जुड़े हैं उन लोगों ने कहा था कि ऐसे आप बंद नहीं कर सकते। बहुत आलोचना हुई सरकार का, फिर भी कुछ समय बंद रहा, फिर जो है टिकटॉक को खोल दिया गया। तो ये पहली बार नहीं है कि नेपाल सरकार ने किसी सोशल मीडिया साइट्स को बंद किया है। पहले से ही एक कसरत हो रही थी कि कब जो है सोशल मीडिया को हम जो है अपना कानून के अंदर, कानून के मातहत ले आए। इस बार सरकार ने 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को एक 7 दिन के समय दिया और कहा कि 7 दिन के भीतर जो रजिस्टर होते हैं वो हम्म। ठीक है, नहीं जो होंगे उन सभी को बंद कर दिया जाएगा। और उसी डिसीजन के तहत बंद कर दिया गया 26 साइट्स, जिसमें सबसे ज्यादा यूज होने वाला मैसेंजर, फेसबुक मैसेंजर, हम्म। फेसबुक और अन्य जो व्हाट्सएप वगैरह है वो भी था। तो इससे क्या हुआ, जो गुस्सा पहले से जो था भ्रष्टाचार, बेथी और कानूनी कार्रवाई ना होना, यहाँ पर जो नियमनकारी निकाय हैं, जो कानून का पालना कराने वाले जो बॉडी हैं, उन पर भी राजनीतिक छत्र छाया का आरोप लगता रहा है। इससे भी जनता में ये आक्रोश था कि कानूनी जो है राज्य शासन, जो गणतंत्र आने के बाद एक आशा जगह था कि हाँ देश में परिवर्तन आएगा, बेरोजगारी हटेगी, महंगाई घटेगी। तो इन सब का जो है एक दुरावस्था, आक्रोश तो था ही, पर ये सोशल मीडिया साइट्स बंद होने के बाद ये जो है फूटा, ये सड़क पर आ गया, ये जो है प्रकट हो गया और और जितेंद्र जी, संसद में अंदर एक चीज घुसकर। और समझाइए, वहां पर जो जेंजी है उनके रोजगार का सबसे बड़ा माध्यम क्या है? क्योंकि अगर देश भर में देखें तो इस वक्त सोशल मीडिया रोजगार का एक बड़ा माध्यम है। ऐसे में जो वहां पर छात्र हैं उनके लिए भी क्या ये एक रोजगार का बड़ा आयाम था? पिछले दिनों नेपाल में इंटरनेट, ब्रॉडबैंड इंटरनेट और ये डेटा का जो है प्रयोग करने की प्रवृत्ति बहुत बढ़ी है। विभिन्न जो बहुत सारे रिसर्च ने दिखाया है कि यहाँ पर जो स्टार्टअप चल रहे हैं और या आउटसोर्सिंग कर रहे हैं, वह आईटी सेक्टर में जितने लड़के लड़कियां हैं वो लोग जो है इंडिया या ऑस्ट्रेलिया या अमेरिका के बहुत सारे कंपनियों से एफिलिएटेड होकर काम कर रहे हैं, घर बैठकर अपना लैपटॉप लेकर थोड़ा बहुत दो चार को इकट्ठा कर कर जो है काम कर रहे हैं, आईटी के काम में भी हैं। और बहुत सारा काम जैसे ऑनलाइन डिलीवरी का काम हुआ, ये राइड शेयरिंग एप्स का काम हुआ, फूड का काम हुआ जो ऑनलाइन में आप देते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं और आता है। तो ये सब जो इसमें लगे हुए थे, जो एक बेरोजगारी अंत करने की जो एक थोड़ी सी कवायद शुरू हुई थी, उसमें भी धक्का पहुंचा। तो इससे जो है आहत हुए वो वर्ग, पर जो लड़के पढ़ रहे थे, कैंपस में अभी हैं, स्कूल में हैं, 11th-12th में हैं, उनको क्या लगा कि हम अपना बात कहाँ रखें, कैसे कहें, कैसे बताएं। पहले तो ये हुआ करता था, ग्रुप था, विभिन्न ग्रुप था, जो लड़के लड़कियां हैं वो विभिन्न सोशल मीडिया ग्रुप में हैं, अपनी बातें रख रहे हैं, अपना फ्रस्ट्रेशन भी जाहिर कर रहे हैं। और सोशल मीडिया साइट्स बंद होने के बाद वो भी एक जगह और फोरम और प्लेटफॉर्म नहीं था उन लोगों के पास। तो उन लोगों को ये लगा कि ये छीन लिया गया है। और जो भ्रष्टाचार बेती थी और जो कानूनी कार्रवाई न होना, और जो नेपाल में पिछले दशक में ये मांग उठ रही थी कि जो जितने भी पुराने और बहुत उम्रदराज नेता हैं वो बार बार
वही शासन सत्ता में है, नए पुस्ताओं को जगह नहीं दिया जाता, उनको नहीं सुना जाता, तो वो कह रहे थे कि आप हमें सुनिए, आप जो है नए कुछ होना चाहिए, डिसीजन होना चाहिए। राजनीतिक दल में जितने भी ज्यादा उम्र के 60 से 65 70 से ज्यादा उम्र के हैं, उन लोगों को जो है अपनी सत्ता हस्तांतरण करनी चाहिए, पुस्तांतरण करना चाहिए। तो ये भी नहीं हो पा रहा था। तो ये सब बहुत सारी बातें हैं जिसका जो है आक्रोश था, और तब पर ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने उसको जो है वो फूटने का एक जरिया बन गया। ठीक दिव्या है, जी। जितेंद्र जी जुड़े रहिए, साथ ही साथ हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ टीपी त्यागी सर भी जुड़े हुए हैं, रिटायर्ड कर्नल। आपके पास भी आऊंगी सर। एक सवाल जो इस वक्त प्रोफेसर महेंद्र सिंह से ले लूं, विदेश मामलों के जानकार हैं सर। जिस तरीके से हम वहां पर जो इस वक्त मौजूद है काठमांडू में सीनियर जर्नलिस्ट, वो भी बता रहे हैं यानी सिस्टम में व्याप्त भ्रष्टाचार, और वहां के जो युवा हैं लाखों की संख्या में, वो समझ रहे थे, पूरी चीजों को देख रहे थे। लेकिन प्रधानमंत्री की तरफ से इस बीच एक बयान भी सामने आया था कि सोशल मीडिया के खिलाफ नहीं है वो सिर्फ चाहते हैं कि नियम कानून के आधार पर जो भी प्लेटफॉर्म्स है सोशल मीडिया के, वो रजिस्टर कराएं और उसके बाद उनको एक्सेस दे दिया जाएगा। लेकिन चाइनीज ऐप्स को आप एक्सेस दे देते हैं, लेकिन अमेरिकन ऐप्स को एक्सेस नहीं देते। देखिए, निश्चित रूप से जो इमीडिएट कॉज है इस आंदोलन का, जैसा अभी जितेंद्र जी ने बताया, कि वो निश्चित रूप से कि एकदम से जो सारे सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म्स थे उन पे जो बैन लगा दिया गया। लेकिन ये युवाओं का गुस्सा जो है वो पनप रहा था। गरीबी, बेरोजगारी और व्याप्त राजनीतिक भ्रष्टाचार और जो परिवारवाद, जो एक नेपोटिज्म की समस्या जो है, जो 2008 के बाद से जो राजनीतिक दल वहां के जो राजनेताओं में आने लगा, उससे लोगों के मन में एक प्रतिक्रिया थी, क्योंकि वहां की आर्थिक स्थिति बेहतर नहीं है। जैसा आपके संवाददाता ने भी बताया कि 33% जो है जीडीपी वो रेमिटेंस से आती है, कि नेपाली जो बाहर, जो अपने देश के बाहर कमाता है, वो लाके देता है। तो ऐसे में एकदम से जो आप कहें कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो युवा प्रयोग करता था अपना गुस्सा जो है वहां निकालने के लिए, आपने एकदम से बैन कर दिया, और जिससे एक जो पूरी तरीके से ये आंदोलन एकदम से भड़क उठा। और उनका केंद्र आप देखिए कि ऐसा नहीं है कि वो सड़क पे कहीं पे भी जो है वो तोड़फोड़ कर रहे हैं, आगजनी कर रहे हैं। उनका जो केंद्र है, वो जो सत्ता का केंद्र है, वहीं पे वो जो है, चाहे प्रधानमंत्री आवास हो, चाहे वहां पे संसद हो, तो ये व्यापक स्तर पे काठमांडू में जो सत्ता के केंद्र है, वहीं पे ये प्रदर्शन चल रहे हैं। तो ये साफ है कि जो सत्ता के खिलाफ जो युवा का, नेपाली युवा का जो क्रोध है, जो रोष है, वो व्यक्त कर रहे हैं। और उन्होंने ये मान लिया है कि जो वर्तमान राजनीतिक व्यवस्था है वो इस देश के लिए एक बेहतर विकल्प नहीं साबित हुई है। खासकर 2008 के बाद जिस प्रकार से दल बदलते रहे, प्रधानमंत्री बदलते रहे, लेकिन कुछ गिने चुने जो परिवार हैं वही राजनीतिक सत्ता पे काबिज रहे, और उन्हीं लोगों ने जो है राजनीतिक सत्ता का गलत तरीके से बेजा इस्तेमाल किया। कोई भी सत्ता में रहे, किसी के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ जो तमाम आरोप लगे, उस पे एक ऐसी जांच नहीं हुई जिस पे लोगों का विश्वास रहे, किसी को सजा नहीं दी गई जिससे लोगों का राजनीतिक व्यवस्था में विश्वास कायम रहे। तो ऐसे में युवाओं का क्रोध जो है भड़क गया, और मुझे नहीं लगता है कि अब जो है इस आंदोलन को रोक पाना वर्तमान सरकार के बस की बात है। उन्हें निश्चित रूप से जो है मदद लेनी पड़ेगी, और किस प्रकार से अंतरिम सरकार की स्थापना की जाए, जो मांग भी की जा रही है। लेकिन ये कोशिश नेपाल में जो जिम्मेदार पद पे, खासकर राष्ट्रपति की अब जिम्मेदारी बनती है, और बाकी जो देश हैं नेपाल के पड़ोसी देश जैसे भारत है और अन्य देश, उनकी बनती है कि किस प्रकार से जल्दी से जल्दी ठीक है, लौटूंगी प्रोफेसर सर, लौटूंगी आपके पास इस वक्त।